वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, आज़ादी से लेकर अब तक लगभग 60 साल से अधिक समय तक राज करने वाली पार्टी। गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल, इंदिरा, शास्त्री जैसे धुरंधर दिग्गज नेताओं की पार्टी आज कहां आकर खड़ी है, यह बहुत बड़ा सवाल है। 2009 में यानी कि आज से सिर्फ 15 साल पहले 206 सीटें लोकसभा में जीतने वाली पार्टी आज 52 सीटों पर सिमटी हुई है। यानी कि विपक्षी दल होने की हैसियत भी नहीं है, क्योंकि सदन में कुल सदस्यों की संख्या जितनी होती है उसका कम से कम 10% आपके पास होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष होने के लिए। यानी कि 545 की संसद है तो 54 या 55 सीटें आपके पास होनी चाहिए और कांग्रेस के पास इतनी सीटें भी नहीं हैं। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह पार्टी के खोए जनाधार को वापस लाने में कुछ कारगर भूमिका निभाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यात्रा चलती जा रही है और पार्टी से लोग चलता हुए जा रहे हैं। हद तो यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां पहुंचने वाली होती है उससे पहले वहां कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, या वहां से गुजर जाते हैं तो बाद में हो जाता है, सहयोगी हट जाता है या पाला बदल लेता है, या फिर पार्टी का कोई बड़ा नेता निकल जाता है। पश्चिम बंगाल हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर हम ऐसा ही होते हुए देख रहे हैं और अब गुजरात में वही कहानी दोहराई जा रही है। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को गुजरात पहुंचने वाली है। यात्रा का जो कार्यक्रम सामने आया है उसके मुताबिक गुजरात में यात्रा 3 दिनों तक रहेगी। इस दौरान राहुल गांधी की पदयात्रा और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है। कायदे से होना तो यही चाहिए कि पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा को कामयाब करने में एड़ी चोटी का जोर लगाएं। लेकिन कमाल ये देखिए कि राहुल के गुजरात पहुंचने से पहले ही पार्टी के दिग्गज नेता, गुजरात कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। पिछले 2.5 दशकों से ज्यादा वक्त से कांग्रेस के साथ जीने मरने वाले और पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की सेवा करने वाले अर्जुन मोढवाडिया ने अचानक से सबको हैरान कर दिया। मोढवाडिया ने 4 मार्च को कांग्रेस से सभी पदों से इस्तीफा दिया और दूसरे ही दिन बीजेपी में शामिल हो गए। गांधीनगर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कमलम में मोढवाडिया ने प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के हाथों पटका पहनकर बीजेपी की सदस्यता ले ली। अर्जुन मोढवाडिया ने PM मोदी के महालहर के बावजूद 2022 का जो विधानसभा चुनाव गुजरात में हुआ था उसमें पोरबंदर से उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के साथ कांग्रेस के साथ अपना जो 2.5 दशकों से ज्यादा का नाता था उसको भी खत्म कर लिया। मोढवाडिया के साथ पूर्व विधायक अम्बरीश डेर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं ने एक साथ 4 मार्च को कांग्रेस छोड़ी। अर्जुन मोढवाडिया की प्रोफाइल आप देखेंगे तो हैरानी होगी। ऐसे कद्दावर नेता को कैसे, किन वजहों से कांग्रेस छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। 67 साल के अर्जुन भाई देवा भाई मोढवाडिया मूलतः पोरबंदर के रहने वाले, गांधी जी की जन्मस्थली। वहीं उनका गांव है मोधवाड़ा, जहां 17 फरवरी 1957 को उनका जन्म हुआ। 1997 में मोढवाडिया कांग्रेस में शामिल हुए और साल 2002 में पहली बार पोरबंदर से ही विधायक बने। 2004 से 2007 तक वे गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। अगर समय को आप देखेंगे तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय अर्जुन मोढवाडिया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। साल 2011 में मोढवाडिया गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए।
दिसंबर 2012 तक वे इस पद पर बने रहे। 2012 से और 2017 वो चुनाव हारे। 2022 में वो बीजेपी के बाबू बुखिरिया को हराकर विधानसभा में पोरबंदर से विधायक बने। अर्जुन मोढवाडिया की पहचान गुजरात में एक बड़े किसान नेता के रूप में भी होती है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मोढवाडिया ने बताया कि कांग्रेस का राम मंदिर से दूरी बनाना, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराना उनको पसंद नहीं आया और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। मैंने गुजरात कांग्रेस के हर पदों से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हर पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने आज रेजिग्नेशन दिया है। और साथ साथ जो मैं आज जिस पार्टी की टिकट से एमएलए बना था, वो पोरबंदर के धारासभ्य पद से भी मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं जब से स्टूडेंट्स था, विद्यार्थी था, तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस से जुड़ा था और ब्लॉक कांग्रेस से शुरू करके मैं विधानसभा विरोध पक्ष के नेता और प्रदेश का अध्यक्ष भी बना था। मैंने पार्टी को खून पसीना देकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस कल्पना से मैं कांग्रेस ज्वाइन किया था कि मैं कांग्रेस में रहकर मैं आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जनता में ला पाऊंगा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, मेरी पार्टी ने जनता से लगाव से दूर चली गई है और इसके बारे में मैं कई दफ़ा मैंने ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन मैं उसमें विफल रहा। फाइनली विथ हैवी हार्ट मैंने आज तमाम पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने इस्तीफा दिया है। भारी मन से कांग्रेस छोड़ रहा हूं, अर्जुन मोढवाडिया। राजनीति में साथ आने या दूर जाने के बहाने निकाल लिए जाते हैं, जिसको खबरों की भाषा में हम कारण या वजह कहते हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण को आज से 2 महीने पहले ठुकराया। आज ये कोई कारण बनता नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा लगभग 1.5 महीने पहले शुरू हुई। विरोध या इस्तीफा उस समय होना चाहिए था। मौका और संभावना राजनीति में अहम होती है। अर्जुन मोढवाडिया का इस्तीफा और राहुल की यात्रा की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। गुजरात में कांग्रेस औंधे मुंह गिरी पड़ी है। पिछले तमाम चुनावों के नतीजे इसकी बानगी हैं। इस वक्त भी 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में रिकॉर्ड 156 सीटों के साथ बीजेपी पूरे दमखम के साथ बैठी है। वह पिछले 29 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर जोरदार जीत हासिल की और इसी को 2019 में उसने दोहराया भी। 2024 लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी संभावना वहां दिख रही है। अब ऐसे में गुजरात कांग्रेस के नेताओं की जो मानसिक स्थिति है या उनको जो अपना करियर दिख रहा होगा, वो जो धुंधलापन होगा, उसको आप और हम समझ सकते हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी कुछ खास होता तो समझ में आता, लेकिन हो नहीं रहा है। जाहिर सी बात है कि अर्जुन मोढवाडिया ने सिर्फ अपने राजनीतिक भविष्य के लिए ही बीजेपी को ज्वाइन किया है। जब आगे कोई उम्मीद दिखती नहीं तो किनारे पर बैठकर कश्ती देखने का क्या फायदा। सो सवार हो लेते हैं और अर्जुन मोढवाडिया सवार हो गए। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस के पास सिर्फ 14 विधायक बचे हैं गुजरात में। इससे पहले सीजे चावड़ा और चिराग पटेल भी विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अर्जुन मोढवाडिया के साथ पार्टी बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक अम्बरीश डेर भी राज्य की राजनीति में बड़ा नाम है। अम्बरीश अहीर समुदाय से आते हैं, जाना माना चेहरा हैं और वो राजुआ विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2022 का चुनाव हार गए, लेकिन उनकी छवि अच्छे नेताओं के रूप में बनी हुई है।
अमरीश ढेर को मुरारी बापू का काफी नजदीकी अनुयायी माना जाता है। अमरीश की गिनती कांग्रेस के सक्रिय नेताओं में भी होती रही है। राहुल की यात्रा गुजरात पहुंचने से ठीक पहले अमरीश का भी अलग होना कांग्रेस के लिए झटके पर झटका है। देखिए, निश्चित रूप से अभी जो कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति है, ठीक है, राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए थे और यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत जोड़ने का काम किया है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन जितना जोड़ने का काम किया है उतना ही जो है सो देखिए कई जो सो विधायक जो है सो छोड़ने, अभी ताजा उदाहरण बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में ही 2 विधायक उनके जो है सो भाग करके चले गए हैं। तो वो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं माने कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा जोल्ट है कि आप जो है सो इधर माथे पर, सर पर, मुहाने पर चुनाव खड़ा है लोकसभा का, और उसमें एक एक करके उनकी कांग्रेस की नौका पर से उनके विधायक या जो इस तरह के सांसद हैं, जैसे झारखंड की ही आप बात कर लीजिए, झारखंड में ही जो भी सिटिंग एमपी जो है सो कांग्रेस की थी, वह कोड़ा की जो पूर्व एक चीफ मिनिस्टर थे मधु कोड़ा की पत्नी, वह जो है सो छोड़ करके चली आई। तो यह सब कहीं ना कहीं अब अंदर खाने में ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस के। तो इसे यही कारण है कि जो है सो आए दिन जो है सो कहीं विधायक, कहीं एमपी जो सो छोड़ रहे हैं। तो यह आने वाले समय में हमको लग रहा है जो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस अगर इसको नहीं सहेजेगी, नहीं समेट के रखेगी, तो यह चुनाव में उसके लिए शुभ संकेत नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये गुजरात का हाल है। अब जहां से यात्रा गुजर चुकी है वहां का हाल आपको दिखाता हूं। सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के वहां से गुजर चुके हैं। पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं, नेताओं के उत्साह की कोई खबर शायद ही आपको दिखी होगी। तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमटती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी से कांग्रेस के सांसद रहे राजेश मिश्रा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर कमल थाम लिया है, बीजेपी में आ गए। माना जा रहा है कि राजेश मिश्रा को बीजेपी भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। अभी अभी राहुल वहीं से गुजरे, उसके बाद वहां एक कद्दावर नेता अपना रास्ता बदल लेता है। ये असर है। और वाराणसी क्षेत्र से, जो प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है, इसके सियासी मायने काफी अहम हैं। राजेश मिश्रा साल 2004 से 9 के बीच वाराणसी से सांसद रहे कांग्रेस के। उन्होंने दिल्ली में रविशंकर प्रसाद और अरुण सिंह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए राजेश मिश्रा ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि बनारस लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिले। राजेश मिश्रा समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के अलायंस से नाराज थे। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस को लेकर राजेश मिश्रा के जो दावे हैं, आप उनको सुनिए और यूपी में कांग्रेस की जो जमीनी हकीकत है उसको समझिए। राजेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। पिछले 30 सालों में कांग्रेस की स्थिति काफी खराब हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। गठबंधन में कांग्रेस का जो सीट उसकी हिस्सेदारी है, वहां पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। राजेश मिश्रा का कहना है कि न्याय यात्रा में जातियों पर बयानबाजी राहुल गांधी की गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, भारत तोड़ो जो नया यात्रा, उसकी तरह काम कर रहे हैं। इससे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी नाराज हैं। देखिए, हम राजनीति में समाज की सेवा के लिए आए थे। हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमें कुछ लेना है। मैं BHU में छात्र संघ का प्रेसिडेंट रहा, पॉलिटिकल साइंस का गोल्ड मेडलिस्ट रहा, PhD की हमने पॉलिटिकल साइंस में AA है। बट नेचुरल है कि मेरा एकेडमिक करियर बहुत अच्छा था। छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट हुआ।
फिर मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का, 8 जिले का चुनाव था और 8 जिले में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता। फिर कांग्रेस के बेंच पर बैठा हाउस के अंदर, लगातार कांग्रेस में रहा, विभिन्न पदों पे काम करने का अवसर भी दिया पार्टी ने। वाइस प्रेसिडेंट रहा यूपी में, जनरल सेक्रेटरी रहा। अभी जो खड़गे जी का इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन अथॉरिटी जो बनी थी, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, उसका मैं मकसूदन मिश्र जी चेयरमैन थे और नेक्स्ट पर्सन मैं था, जी नेक्स्ट मेंबर मैं था। कांग्रेस ने एमपी का टिकट दिया, मैं एमपी भी जीता। यदि कोई कहे कि कांग्रेस में हवा थी, तो हमसे पहले भी सब बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त हुई थी, अभी भी हो रही है। तो इसका मतलब कांग्रेस के पास तोड़ था नहीं, लेकिन मैंने जीता। संगठन था नहीं, जो लोग मुझसे जुड़े थे यूनिवर्सिटी के समय से वो सब कांग्रेसी हो गए, मैं चुनाव जीत गया। अब दिक्कत ये है कि पार्टी के पास कुछ देने के लिए भी नहीं है, पार्टी कुछ कर भी नहीं रही है, और जो कार्यकर्ता है, वर्कर है पूरे प्रदेश में, उसे जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, तो आप कुछ दे नहीं सकते, तो आपको अपमानित करने का अधिकार किसने दिया है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। पहले ही कांग्रेस यहां काफी सिमट चुकी है। 80 सीटों वाले सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस का रिकॉर्ड दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। कांग्रेस मैदान से साफ होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में गांधी खानदान की 2 सीटें, अमेठी और रायबरेली। 2019 के चुनाव में कांग्रेस अमेठी गंवा बैठी। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के हाथों हार गए। अगर वायनाड से एक और पर्चा उन्हें नहीं भरा होता तो आज की तारीख में वो संसद में नहीं होते। बड़ी मुश्किल से रायबरेली की सीट सोनिया गांधी के नाम पर बची। इस बार तो अजीब स्थिति है। सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला तो सुना दिया है, लेकिन उनके बाद वहां से कौन लड़ेगा ये तय नहीं है। कहा यह जाता रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं, मगर इतना सस्पेंस, इतनी खामोशी। जिस समय सोनिया जी ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, ऐलान पार्टी की तरफ से हुआ, उसी समय वहां प्रियंका गांधी लड़ेंगी इसका ऐलान हो जाता, तो उनको भी अपनी जमीन तैयार करने और मैदान में उतरने के लिए समय मिलता। यह जो सस्पेंस है, चुप्पी है, यह अपने आप में पार्टी के भीतर उहापोह की स्थिति को बताती है। यही हाल अमेठी का है। अमेठी से राहुल गांधी फिर चुनाव में उतरने वाले हैं या नहीं, साफ नहीं। सबसे बड़ी बात, राहुल इस बार भी अमेठी से जीतेंगे या नहीं, इस पर भी सवाल है। यक्ष प्रश्न है ये। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से ताल ठोक रही हैं, मजबूती से वहां जमी हुई हैं और बार बार राहुल गांधी को चुनौती देती रहती हैं। 19 फरवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के अमेठी पहुंचे थे। यहां उन्होंने 35 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। हैरानी इस बात को लेकर ज्यादा हुई, ये मीडिया की सुर्खियां बन तो गया, लेकिन एक और खबर बनी कि राहुल गांधी ने 724 दिन के बाद अमेठी में कोई रोड शो किया, यानी लगभग 2 साल बाद। इससे पहले साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने 25 फरवरी को प्रियंका गांधी के साथ अमेठी में रोड शो किया था। सोचिए, जो अमेठी सालों से गांधी परिवार की फेवरेट सीट रही है, वहां से एक हार के बाद राहुल ने मानो मुंह मोड़ लिया। लोकतंत्र में अगर ऐसा होता है तो फिर आपको चुनाव लड़ने और जनता से जुड़ने में कोई दिक्कत है। अगर अमेठी की जनता की कोई नाराजगी थी तो उसे बाद में जाकर के समझ करके दूर किया जा सकता है। अगर ऐसा होता 2014 में वही स्मृति ईरानी हारी, लेकिन जमीन पर बनी रही, लगी रही, लोगों के बीच वो अपने आप को बनाए रखी और 2019 जीत गई। हारना और जीतना लोकतंत्र में चलता रहता है, लेकिन जज्बा, जुनून, जुझारूपन, लोगों से जुड़ाव, यह नेता की बुनियादी शर्त है। नेता और जनता का रिश्ता ऐसा ही होता है। शायद राहुल इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे। अपने विरोधी स्मृति ईरानी से भी राहुल गांधी को सीखना चाहिए।
वो अमेठी में जनता के बीच रह रही हैं। उन्होंने बाकायदा वहाँ अपना घर बनवा लिया है, गृह प्रवेश कर चुकी हैं, बार बार अमेठी जाती रहती हैं। राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए उनको अपना मोर्चा जितना मजबूत करना चाहिए वो लगातार करती रहती हैं। स्मृति ईरानी का कॉन्फिडेंस यही बताता है। राहुल गांधी पर सीधा अटैक करती हैं वो, अटैक करने में बिल्कुल परहेज भी नहीं करती। सड़कें चीख चीख कर कह रही कि अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। अब आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जो उन्होंने अमेठी में दिया था। ध्यान भटकाया जाता है आपका। कभी आपसे कहेंगे देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भैया चाइना आ गया। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। आप लोग इधर उधर देखोगे। कुछ भी। राहुल गांधी अमेठी के मन से ऐश्वर्या राय के बारे में जो कह रहे हैं आपने सुन लिया। ऐश्वर्या राय की सास जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं और उसी पार्टी के साथ मिलकर राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह राम मंदिर, आप जया बच्चन की बहू को अपने मन से कोस रहे हैं, उसका कारण कुछ समझ नहीं आता है। राम मंदिर दिव्य भव्य बना, देश के लोगों के बीच में एक अलग तरह का उत्साह है, उल्लास है। एक रेला देश के हर हिस्से से अयोध्या की तरफ रोज जाता है और आप एक अलग चश्मे से उसको देख रहे हैं। वो आपका अपना सच हो सकता है लेकिन जनता का सच नहीं है। आपको पब्लिक सेंटिमेंट समझना है राहुल जी। राम मंदिर लोगों की आस्था का सवाल है। इस पर कोई भी आड़ा तिरछा बयान खुद को नुकसान करेगा। यह शायद ना तो राहुल गांधी समझ रहे हैं, ना ही राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनको समझा रहे हैं। गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया ने तो राम मंदिर को ही मुद्दा बना करके कांग्रेस छोड़ दिया। ये बात राहुल को अब तो समझ ही जानी चाहिए। राम मंदिर को लेकर के उनके बयान उनके कार्यकर्ताओं नेताओं को परेशान कर सकते हैं। अमेठी और रायबरेली की जनता से गांधी परिवार की दूरी समझ से परे है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है ये तो समझ में आता है, लेकिन अमेठी रायबरेली से हटना जड़ों से उखड़ने जैसा है। जैसे अभी एक खबर है, हालांकि कांग्रेस ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है, कि कश्मीर में जो 6 लोकसभा सीटें हैं, 3 घाटी की 3 जम्मू की, घाटी में यानी कि श्रीनगर और उसके आसपास कांग्रेस नहीं लड़ेगी, जम्मू में लड़ेगी। ये जो नेहरू टाइटल रहा, श्रीनगर में नहर किनारे घर बना हुआ था और उसके साथ नेहरू जुड़ा और वो नेहरू उत्तर प्रदेश आ गया, खानदान इलाहाबाद में बस गया और वो गांधी परिवार हो गया। आप जहां से हैं श्रीनगर, वहां घाटी में आप नहीं लड़ेंगे, ऐसा अब कहा जाने लगा है। जो आपकी जमीन रही रायबरेली, अमेठी, वहां क्या स्थिति है पता नहीं और पूरे सूबे से साफ है। कांग्रेस उखड़ रही है, उजड़ रही है और इतनी पुरानी पार्टी का इतना बुरा हाल भारतीय लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं। अगर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार लगातार लोकतंत्र को खत्म कर रही है, तो उनको ये सवाल खुद से भी पूछना चाहिए
कि अगर वो अपनी पार्टी को इस तरीके से मिटाए चले जाएंगे तो सामने वाला मजबूत यूं ही होता चला जाएगा, उसमें उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को अपने और अपने साथी दलों के नेताओं के बारे में भी सोचना चाहिए। वो जहां से यात्रा लेकर गुजरते हैं वहां पार्टी का जो अंदरूनी कलह है वह भी सामने आ जाती है। सहयोगियों के साथ उनकी खींचतान वो भी दिखने लगती है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जिस वक्त घुसे उस समय समाजवादी पार्टी का समझौता नहीं हुआ था। बड़ी मुश्किल से अखिलेश माने, तब जाकर के सीटों का समझौता हुआ और अखिलेश यात्रा जब उत्तर प्रदेश से बाहर निकल रही थी तो साथ आए। आपको याद होगा तय हुआ कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। राहुल के मध्य प्रदेश में एंटर करने के ऐन मौके पर कमलनाथ को लेकर हंगामा मच गया। कमलनाथ कांग्रेस से जाते जाते बचे, लेकिन खतरा टला नहीं है, ये मानकर चलिए। एक खबर आपने सुनी होगी ए राजा की। ए राजा डीएमके के बड़े वाले नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और डीएमके के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार चलाती है। ये वही ए राजा हैं जो कहते हैं कि सनातन जो है वो HIV है, एड्स है, कोविड है। और ये राजा आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कोई देश नहीं है। देश का मतलब है एक भाषा, एक कल्चर, यानी कि भारत में जितने राज्य हैं वो सब अपने अपने देश हैं। भारत तो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। भारत प्रायद्वीप है, यानी कि पाकिस्तान होना चाहिए, बांग्लादेश होना चाहिए, तभी तो है। और अगर हिंदुस्तान देश नहीं है तो संविधान की शपथ खा करके आप केंद्रीय मंत्री के तौर पे यहाँ रह चुके हैं। वही संविधान कहता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। उसकी शपथ खा करके आपने मलाई खाई और आज तमिलनाडु में कहते हैं कि भारत देश नहीं है। और राहुल गांधी चुप रहते हैं। सनातन पे हमले होते रहते हैं, राहुल चुप रहते हैं। देश पर हमला होता है, राहुल चुप रहते हैं। और यह चुप्पी भी राहुल के लिए खतरनाक है, कांग्रेस की सेहत के लिए। और इसीलिए बीजेपी कोई मौका चूकती नहीं है। आप अमित शाह को सुनिए। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना, राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं, 20वीं बार प्रयास चालू है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।